तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जेजू आइलैंड आर्क शुरू हो गई थी। कोरिया और जापान के अंडर जेजू आइलैंड को क्लियर करने वाले हैं और इसी के साथ जिनवू का मिशन भी पूरा हो जाता है। डीमन कैसल को क्लियर कर देता है वो, और उसे वो मिल जाता है जिस सब के लिए वो ये सब कर रहा था, होली वाटर ऑफ लाइफ। और वो अब अपनी माँ की बीमारी को ठीक कर पाएगा। जिनवू अब उस ड्रैगन कैसल को भी अपने आर्मी में ले लेता है और सोचता है कि इसका क्या नाम था बे। उसे इसका नाम ही याद नहीं आता। इसका नाम वैसे वाइवन काइसलिन था, पर जिनवू उसका नाम सिर्फ काइसली रख देता है। खैर, जिनवू को अब रिवॉर्ड्स के तौर पर कुछ एबिलिटीज मिलती है। शैडो एक्सचेंज, इससे वो अपने शैडो के साथ खुद की लोकेशन एक्सचेंज कर सकता है। मतलब जिनवू के अगर कोई भी शैडो कोई भी जगह पे रहेगी तो वो खुद को उस शैडो के साथ लोकेशन चेंज कर सकता है। आई थिंक यू गॉट दैट। ठीक है, ऐसे लोग जिनवू को इनवाइट करते हैं कि चलो फिर हवेली पे पार्टी सार्टी करते हैं, पर जिनवू उसे मना कर देता है क्योंकि वो काफी जल्दी में होता है। उसे अपनी माँ को ठीक करना है इसलिए। इसके बाद जिनवू अपनी शैडो एक्सचेंज स्किल को यूज करके बाहर चला जाता है। याद है ना, उसने अपनी कुछ शैडोस अपने मोहल्ले के बाहर छोड़ी थी, उसकी मदद से वो चला जाता है। वो फिर ड्रैगन कैसल को निकाल के निकल जाता है। इसके बाद हम प्रेसिडेंट गो और जिनचुल पे आते हैं, जो जेजू आइलैंड के रिलेटेड कुछ बात करते हैं। हम यूनू को भी देखते हैं, जो एक एस रैंक हंटर मिन ब्योंग के साथ है। ये हंटर अभी रिटायर हो गया। यूनू मिंग को भी जेजू आइलैंड के रेड पे पार्टिसिपेट करने बोलता है, पर मिंग उसे कहता है ना भाई, हम तो रिटायर हो गए ले, मैं नहीं आ रहा अब कहीं। और पता नहीं ये हंटर को छोड़ के इसे अब टीचर बनने में लगी है। खून खराबे से नफरत है बोलते हैं। वापस जिनवू पे आता है, जो अपनी माँ से मिलता है और उसे होली वाटर ऑफ लाइफ पिलाता है। पहले तो कुछ देर के लिए कुछ ऐसा असर नहीं पड़ता है और जिनवू सोचता है कि ये काम क्यों नहीं किया। वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है कि वो बस अब तक ये सब अपनी माँ के लिए कर रहा था और कब तक उसे ऐसा रहना पड़ेगा। लेकिन तभी उसकी माँ अपनी जगह से उठती है और बोलती है, बेटा क्या ये तुम हो? मुझे कितना समय हुआ यहाँ सोते हुए? जिनवू बोलता है, पूरे 4 साल निकल गए अब तक ऐसे। जिनवू की माँ पूछते है कि जीना कैसी है, वो सब ठीक कर रही है ना? जिनवू बोलता है हाँ। जिनवू की माँ उसे कहते कि तुमने अपना प्रॉमिस पूरा रखा। मुझे पता है कि तुम पर क्या बीती होगी, इतने साल से तुम अकेले हो। और जिनवू भी ऐसे उनके भाई रो ही देता है वहां पे। खैर, अब हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पे आते हैं। उन्हें सब पता चल जाता है और वो शौक होते हैं क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई इटर्नल स्लीप की बीमारी से कोई बाहर आ पाया है। एक डॉक्टर बोलता है कि उस पेशेंट का गार्डियन अपनी माँ को वापस घर ले जाना चाहता है। ये डॉक्टर बोलता है पेशेंट सही सलामत है तो रिलीज कर दे उसे। इसके बाद जिनवू की माँ से मिलने उसकी बहन भी आती है। जिनवू सोचता है, यार मैंने अब तक जो किया उसका फल मुझे मिल रहा है। इसके बाद फिर गो न्यूज में भी अनाउंस कर देते हैं जेजू आइलैंड के बारे में, और जिनवू अब वापस आ गया है तो वो उसे भी मिलने बुलाता है। इसके बाद जिनवू की माँ भी घर आती है और वो ये फोटो देख के जिनवू को पूछती है क्या उसका कांटेक्ट उसके डैड से हुआ। जिनवू ना बोलता है। जिनवू की माँ बोलते है कि उसका बाप भी पहले एक फायर फाइटर था और फिर एक हंटर बना और लोगों की मदद करता था, और उसे खुशी है कि उसका बेटा भी यही कर रहा है। तभी जिनवू को गो का कॉल आता है और वो उसे बुलाता है। अब इससे पहले कि जिनवू गो से मिले, हमें बताया जाता है कि यूएसए का एक नेशन लेवल हंटर यहाँ गो से मिलने आने वाला है। नेशन लेवल हंटर मतलब वो जो बाप लेवल के हैं और वो अकेले कंट्री को तबाह करने की औकात रखते हैं। जिनवू फिर गो से मिलता है और उसे जेजू आइलैंड के बारे में सब बताता है। वो पूछता है कि हमें तुम्हारी भी मदद चाहिए। जिनवू अपनी माँ के बारे में सोचता है और कुछ बोलता है, पर तभी उसे कुछ महसूस होता है। गो बोलता है, अच्छा वो कुछ समय में जेजू आइलैंड की रेड होने वाली है ना, तो जिम में हंटर्स वगैरह ट्रेनिंग कर रहे होंगे, इसलिए वो फिर जिम की तरफ जाते हैं जहाँ यूनो के साथ एक और एस रैंक हंटर फाइट कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है बेसिकली। यहाँ हम जापान के भी एस रैंक हंटर्स को देखते हैं। केरिया को तो जिनवू को देख लेता है और समझ जाता है कि ये बंदा बाकी सब लोगों से अलग है। इधर चाइन और रिपर्स गिल्ड का मास्टर भी इसे देखते हैं। खैर, ये लोग ना अपने और कोरिया के हंटर्स को कंपेयर करते हैं और तभी वह कोरिया की एक और गिल्ड का मास्टर आता है। इसका नाम पार्क है और ये ए रैंक का है, और ये उनकी बात सुन लेता है कि ये जापान के लोग हमें नीचा दिखा रहे हैं। इनको तो भाई बहस ही हो जाती है कि ऐसे कैसे बोला बे। और ये लड़की जापान की ए रैंक हंटर है, वो कहती है आज साले तेरे को बताती हूँ मैं। अब इससे पहले कि इनका झगड़ा और बढ़े, ये दोनों आके इन्हें रोक देता है। कोटो फिर बोलता है कि क्यों ना एक चैलेंज रखे कोरिया और जापान के बीच। इस चैलेंज में ऐसा होगा कि जो कोई भी पहले दूसरे बंदे की कलाई पकड़ेगा या फिर उसके बैक को टच करेगा तो वो खेल से आउट हो जाएगा। खैर, अब कोरिया से ये 4 लोग आते हैं और जापान से ये 4। तो हाँ, इसमें कौन जीतेगा ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। तो फिर हाँ ठीक है, मिलते हैं किसी नए वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय।